हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो नव भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों की करते हैं। अफगानिस्तान के संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात अमेरिका का पक्ष दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए, इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा है। इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बाइडेन ने साफ किया है कि नेशनल सिक्योरिटी टीम और वो खुद लगातार हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में 20 साल तक हम रहे, हमने अलकायदा को नेस्तनाबूद किया, ओसामा बिन लादेन को भी खत्म किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान को बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। काफी हद तक लक्ष्य हासिल करने में हमने कामयाबी भी हासिल की है। हमारे देश ने जो प्लान बनाए थे उस पर हम कामयाब रहे। जो बाइडेन ने कहा कि गनी से बातचीत के बाद अमेरिकी सेना वहां से वापस आई। हमारी सेना और ज्यादा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं थी। सैनिक वापसी का फैसला बिल्कुल सही था। मैं वो गलतियां नहीं कर सकता था जो पहले के लोगों ने की, इसलिए अपने प्लान पर जमा रहा। अफगान लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार है। वहां की फौज हमारे कई नाटो सहयोगियों से ज्यादा है। उनके पास हथियार भी थे। अफगान के नेता बिना लड़े देश छोड़कर भाग गए। फिलहाल हमने 6000 सैनिक वहां भेजे हैं ताकि वे हमारे और अपने सहयोगी देशों के लोगों को निकाल सकें। वे वहां दिन रात काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वहां से हमारे सभी सिविलियन वहां से सुरक्षित लौटें। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान को मदद करने के लिए दुनिया आगे आए। मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान फिर से बेहतर स्थिति में आएगा। अफगानिस्तान में हालात हर बीतते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है और हर तरफ बंदूक के साथ तालिबान के लड़ाके घूमते दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले में भारत समेत पूरी दुनिया चिंतित है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए एक सेल की स्थापना की है। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की गई है। इसके लिए फोन नंबर 9717785379 और ईमेल आईडी meahelpdeskindia@gmail.com जारी किया गया है। एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोब मास्टर से कई लोगों को वतन वापस भी लाया गया है। अभी भी काबुल में 1000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए C-17 फिर स्टैंड बाय मोड पर है। करीब 200 लोगों के एक गुरुद्वारे में फंसे होने की खबर है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और कर्मचारियों को निकालने में जुटे हुए हैं। ज्यादातर लोगों को निकाला भी जा चुका है। तालिबान के पूरे देश पर कब्जा जमाने के बीच सोमवार को काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली। लोग देश छोड़ने के लिए विमानों में सवार होने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। अफगान में तालिबान की वापसी के बाद आशंका जताई जा रही है कि महिलाओं समेत जनता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसकी वजह से पूरा विश्व चिंतित है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है। चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी है। बीजिंग में सरकारी प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान को आधिकारिक तौर पर एक नई शक्ति के रूप में मान्यता दी है। हम अफगान के लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं आतंकवाद के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करने वाला रूस भी अब तालिबान सरकार को समर्थन दे सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में रूस के राजदूत मंगलवार को काबुल में तालिबान के साथ मुलाकात करेंगे। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी आतंकी संगठन तालिबान की सरकार को मान्यता दे सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, ईरान, कतर भी तालिबान सरकार को मान्यता दे सकते हैं। तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान की कमान अपने नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सौंप सकता है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान अपना एजेंडा सेट करने में जुटा है। कतर में तालिबान के टॉप लीडर मीटिंग कर रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता लगातार बयान दे रहे हैं कि केवल उन्होंने सत्ता हस्तांतरित की है, उनकी मंशा किसी से बदला लेने की नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दुनिया के सामने तालिबान यही जताना चाह रहा है। लेकिन जिस तरह से तालिबान में स्थिति है, एयरपोर्ट पर भगदड़ मची है, फायरिंग हो रही है, नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में कितने बुरे हालात हैं। उधर अफगान संकट पर यूएन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया को अब एकजुट होने का वक्त आ गया है। अफगानिस्तान के हालात पर आज कांग्रेस फॉरेन एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो सकती है। इस कमेटी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद शामिल हैं।
बैठक के बाद कमेटी सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात पर पहले ही चिंता जता चुकी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा था कि सरकार को रहस्यमयी चुप्पी तोड़कर देश को यह बताना चाहिए कि इस पड़ोसी देश को लेकर उनकी आगे की क्या रणनीति है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार से एक परिपक्व रणनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। सुरजेवाला ने कहा, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव पर हैं। हमारे राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी है। कांग्रेस देश के हितों की रक्षा करने वाले हर कदम के साथ खड़ी है। तालिबान को चीन पाकिस्तान का मदद पहुंचाना आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा हमें अपनी सीमाओं पर सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। यूपी में स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट सीएम योगी को सौंप दिया है। आयोग ने करीब 8,500 सुझावों पर अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है। जस्टिस मित्तल के मुताबिक करीब 99% लोगों ने इस प्रस्तावित बिल का समर्थन किया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल के मुताबिक ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय सुझाए गए हैं। योगी सरकार जल्द ही इस मसौदे को मंजूरी दे सकती है और आज से शुरू होने जा रहे विधानमंडल सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित विधेयक को पेश किया जा सकता है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। चारा घोटाला मामले में रांची की अदालत में आज से हर दिन सुनवाई होगी। बचाव पक्ष के वकील इस मामले में आज अपनी सफाई पेश करेंगे, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने 575 गवाहों के बयानों के आधार पर बहस पूरी कर ली है। वहीं मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगा। पिछले शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि जो लोग फिजिकल मोड में बहस करना चाहते हैं वो लोग अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी के गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। बहस के दौरान अधिकतम 5 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं वो लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख लें और बहस करें। मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंगे फ्यूल के लिए पिछली यानी यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम यूपीए सरकार का बोझ ढो रहे हैं। मनमोहन सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटाने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑल बॉन्ड्स जारी किए थे। इसका भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। निर्मला ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक 1.31 लाख करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग रही है। 2026 तक सरकार को ब्याज के रूप में ही 37,340 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करना मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं। कानाचक और मनहासा में फिर से ड्रोन देखे गए। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बीते दिनों से पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश रचना शुरू किया था। सबसे पहले जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ था। इसके बाद से पुलिस और सेना की नजर पाकिस्तान सीमा पर थी। कई बार सुरक्षा बलों ने ड्रोन को गिराने का दावा किया है। उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि आतंकवादी ड्रोन के जरिए आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में हैं। यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 4,725 राशन किट बाढ़ग्रस्त इलाकों में बांटे गए हैं। गंगा नदी का जलस्तर कई इलाके में खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे किनारे के इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। बिहार के 26 जिले में बाढ़ से कोहराम मचा है। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ में फंसे लोगों को सहायता देने की बात कह रहे हैं। राहत केंद्रों पर सामुदायिक रसोई केंद्र खोले गए हैं। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपकी काम की खबरें।
भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक बन गया है। पूसा के नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के किसान कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से लड़ने और जीतने में पूरी तरह से सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि हमारे किसान बिना किसी बड़ी एजुकेशनल डिग्री के भी स्किल्ड मैन पावर हैं। पीएम मोदी लगातार किसानों के कल्याण के लिए चिंतित हैं और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के जरिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रोफेसर बीपी पाल, प्रोफेसर एमएस जैसे एक्सपर्ट्स की सर्विसेज की तारीफ करते हुए तोमर ने स्वामीनाथन और प्रोफेसर हरभजन सिंह को देशी फसलों की विविधता के संरक्षण के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों की आवश्यकता है। ऐसे में अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक एक शक्तिशाली कदम है। तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पॉपुलेशन कंट्रोल की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के विधिक आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा सीएम को सौंप दिया है। ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी, न ही चुनाव लड़ सकेंगे। दरअसल आयोग ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कई क्लॉज को मिलाकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत 2 बच्चों के परिवार की नीति का पालन करने वालों को प्रोत्साहित करने की रिकमेंड की गई है। आयोग ने नीति का पालन नहीं करने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार की योजनाओं, जिला पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की भी रिकमेंडेशन की है। साथ ही अगर कानून लागू होने के बाद किसी परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें शर्तों के साथ प्रदेश सरकार की किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिए जाने की बात भी कही गई है। भारत में कोविड वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में वैक्सीन की किल्लत को दूर करने, उत्पादन और टेस्टिंग को ज्यादा करने की भी कवायद जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीके के परीक्षण के लिए एक और लैब को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIAB को केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में कोविड वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए ऑथोराइज किया गया है। नवंबर 2020 में कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और CSIR से अपने लैब को CDL के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पूछा गया था, जिसके बाद DBT के प्रस्ताव पर NCCS के बाद NIAB हैदराबाद को CDL प्रयोगशाला के रूप में मंजूरी दी गई है। इसके लिए PM केयर्स फंड से बजट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर वैक्सीन के परीक्षण में तेजी आएगी और उत्पादन बढ़ने से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। अगर आप खादी से बने कपड़े या दूसरे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कि आपके शहर में रेलवे स्टेशन पर कहीं इसका स्टॉल तो नहीं लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 75 रेलवे स्टेशन पर खादी इंडिया के स्टॉल लगाए हैं। दिल्ली के भी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यह स्टॉल लगाया गया है, जहां पर 15 अगस्त को यानी कि एक दिन में करीब 25,000 रुपए से ज्यादा के खादी उत्पाद बेचे गए। खादी इंडिया के स्टॉल का जायजा लेने के लिए MSME में राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने KYC के अधिकारियों को खादी उत्पादों की रेंज और रेट लिस्ट को खास तौर से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, ताकि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को आकर्षित किया जा सके। मंत्री ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इससे खादी को अपने उपभोक्ता आधार में नए कस्टमर जोड़ने में मदद मिलेगी और खादी कारीगरों को अपने उत्पाद को बढ़ावा देने और बेचने के लिए एक बड़ा मंच भी मिल सकेगा। LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग के साथ ही अब डिलीवरी की प्रोसेस भी आसान हो गई है। इंडियन ऑयल कंपनी ने इंडियन गैस के ग्राहकों को एक नई सुविधा दी है। ग्राहक अपना LPG सिलेंडर कब और किस वक्त पाना चाहते हैं, ये वे खुद तय कर सकते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी अब पसंदीदा वक्त पर पा सकते हैं। कंपनी की ओर से शुरू की गई इस सर्विस का नाम है प्रेफर्ड टाइम डिलीवरी सिस्टम। इसके तहत आप दिन और टाइम स्लॉट दोनों ही बुकिंग के वक्त तय कर सकते हैं। इस सर्विस के तहत कंपनी अपने कस्टमर्स को कुछ ऑप्शन देती है। उन्हीं ऑप्शंस में से ग्राहक को डे और टाइम चुनना होता है। टाइम के हिसाब से फिक्स चार्ज देने के बाद आपके मनचाहे वक्त पर LPG सिलेंडर की डिलीवरी कर दी जाती है। आखिरी रात 8 बजे तक की डिलीवरी के लिए मैक्सिमम 50 रुपए देने होंगे और अगर आप किसी स्लॉट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आपके घर पुराने सिस्टम के तहत ही सिलेंडर मिलता रहेगा।
काबुल एयरपोर्ट और वहां पर जो हालात हैं उसको लेकर के तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। स्थितियां बहुत खराब वहां पर। इस बीच में दोबारा खुल गया काबुल एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट एक बार फिर से खोल दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर कल क्या तस्वीर थी, वो एक तस्वीर टाइम्स नाउ भारत ने आपको दिखाई थी। तो देखिए, ऑपरेशन होने की पुष्टि की सोमवार को मरीन्स के साथ अमेरिका C-17 पेंटागन उतरा था और दूसरा C-17 भी काबुल एयरपोर्ट पर ही लैंड होगा। तो एक बार फिर से ऑपरेशनल हो गया है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। मरीन्स के साथ अमेरिकी C-17 उतर गया है, ये जानकारी मिल रही है और एक बार फिर से खोला गया है। क्या एक बार फिर से कल जैसी तस्वीर देखने को मिलेगी, ये आज देखना होगा कि आज कितनी बदलती है कल की तुलना में तस्वीर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पेंटागन ने ऑपरेशनल होने की पुष्टि कर दी है। एक बार फिर से खोल दिया गया है एयरपोर्ट को। हालांकि आपको बता दें कि कमर्शियल फ्लाइट्स बंद की गई हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं चल रहे हैं। जिन भी देशों को अपने नागरिकों को रेस्क्यू करना है वो अपने विमान भेज रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जो अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर डटे हुए हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया और बाइडेन ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक से बदल गए हैं और इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन अब अमेरिका अपने सैनिकों की जान पर और जोखिम में नहीं डाल सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने को लेकर सफाई दी है। बाइडेन ने कहा कि मैं सैनिकों की वापसी के फैसले को लेकर कायम हूं। हमारे सैनिकों ने बहुत त्याग किया है, अब हम और अपने सैनिकों की जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकते। हम अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। American troops are performing this mission as professionally and as effectively as they always do, but it is not without risks. As we carry out this departure, we have made it clear to the Taliban, if they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force if necessary. बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में भरोसे का संकट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का हर नागरिक वहां से सुरक्षित लौटे। लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी सवाल करने चाहिए। Our current military mission will be short in time, limited in scope, and focused in its objectives. Get our people and our allies as safely as quickly as possible. And once we have completed this mission, we will conclude our military withdrawal. We will end America's longest war after 20 long years of bloodshed. अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए बाइडेन ने कहा, हमारे पास दो विकल्प थे। पहला, हम तालिबान से हुआ समझौता लागू करते और फोर्स को वापस बुलाते। दूसरा, कई हजार सैनिक और वहां भेजते और जंग चलती रहती। अफगानिस्तान के नेताओं ने हथियार डाल दिए और देश से भाग गए। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद भी वहां की फौज ने सरेंडर कर दिया। What's happening now could just as easily happen 5 years ago or 15 years in the future. We have to be honest. Our mission in Afghanistan is taking many missteps, made many missteps over the past 2 decades. I'm now the 4th American president to preside over war in Afghanistan. 2 Democrats and 2 Republicans. I will not pass this responsibility on to a 5th president. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुछ डेमोक्रेटिक लीडर्स ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाए कि वो अफगानिस्तान के मामले को ठीक से हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से अफगानिस्तान में अमेरिका को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war, taking casualties, suffering life-shattering injuries, leaving families broken by grief and loss. This is not in our national security interest. It is not what the American people want. It is not
what our troops, who have sacrificed so much over the past 2 decades, deserve. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी जिम्मेदार बताया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर हमला साधा। ट्रंप ने अफगानिस्तान में बने हालात के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार बताया है। We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर में आलोचना झेल रहे बाइडेन ने कहा कि गनी को अपने लोगों की मदद के लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो बिना लड़े ही भाग गए। अमेरिका ने कभी हिम्मत नहीं हारी है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार यूं ही जारी रहेगी। रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनसे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। तो देखिए, सुरक्षित स्थान पर अगर वो वापस आना चाहते हैं तो सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को 1-2 दिन में वापस लाया जाएगा विशेष विमान के जरिए। यही बहुत बड़ी खबर है कि जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा, उनको सुरक्षित वापस लाया जाएगा। भारत में लगातार क्लोजली एक सिचुएशन मॉनिटर हो रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, उन नंबर पर कॉल किया जा सकता है और विमान भेजे जाएंगे उन फंसे हुए नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए। तो देखिए, भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से अपनी नागरिकों को वापस लाया जा सके। दिल्ली में दीदी यानी कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिली तो लगा कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ ही खेला कर दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के साथ खेला कर उसे बड़ा झटका दे दिया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। उन्हें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुष्मिता देव ने कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की जानकारी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर दी थी। सुष्मिता देव 2014 के लोकसभा चुनाव में असम की सिलचर सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बनी थी। इसके बाद उन्हें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कार्यभार भी दिया गया था। सियासी रूप से सुष्मिता राहुल गांधी की करीबी नेता मानी जाती थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, सुष्मिता ने कांग्रेस का दामन छोड़ टीएमसी में जाने का फैसला क्यों किया? इसकी कुछ बड़ी वजहों पर गौर करें तो त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबले की पिच तैयार हो रही है। सुष्मिता देव को टीएमसी पार्टी का त्रिपुरा में चेहरा बना सकती है। उधर कांग्रेस का कहना है कि सुष्मिता देव के इस्तीफे की चिट्ठी सोनिया गांधी को नहीं मिली है। सुष्मिता देव जी से बात करने का प्रयास किया पर उनका फोन ऑफ था। सुष्मिता देव जी एक कर्मठ, प्रतिभाशाली और काबिल कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता थी और शायद आज भी हैं, क्योंकि उनका कोई पत्र आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल ये कहूंगा कि सुष्मिता जी हमारी एक प्रतिभाशाली मित्र थी और वो जो भी निर्णय करेंगी अपने विवेक से और सोच समझकर करेंगी। लेकिन सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है, सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जब युवा नेता छोड़कर जाते हैं तो हम बूढ़ों को इसे मजबूत करने के हमारे प्रयासों के लिए दोषी ठहराया जाता है। पार्टी आगे बढ़ती रहती है, आंख अच्छी तरह बंद करके। तो जहां एक तरफ दीदी ने राहुल के साथ खेला कर दिया, वहीं अब उन्हीं के बड़े नेता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।